मान लीजिए महीनों की मेहनत के बाद एक शानदार एकदम कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन तैयार हुआ है। हाँ, हर डेवलपर का सपना। बिल्कुल, सब कुछ बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन तभी डिज़ाइन टीम से एक अनुरोध आता है कि वेबसाइट में बस एक साधारण सा प्राइवेसी पॉलिसी या कॉन्टैक्ट अस पेज जोड़ना है। उफ, और यहीं से असली सिरदर्द शुरू होता है। सही कहा। मतलब एक बहुत ही बेसिक स्टैटिक पेज, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट एक बहुत ही सख्त आर्किटेक्चर पर बना है, तो उस एक छोटे से पेज के लिए डेवलपर्स को पहले एक कंट्रोलर बनाना पड़ रहा है। हाँ, फिर उस कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड लिखो। वही तो। उसके बाद एक अलग फोल्डर में जाके व्यू सेट करो और अंत में राउटिंग कॉन्फ़िगर करो। मतलब ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या एक छोटे से पेज के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल, और वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जब भी एक स्केलेबल और मेंटेनेबल वेब एप्लीकेशन बनाने की बात आती है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रणनीतिक फैसला यही होता है कि सही फ्रेमवर्क का चुनाव कैसे किया जाए। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में इसी चुनौती के केंद्र में मौजूद दो बहुत ही लोकप्रिय विकल्पों का विश्लेषण किया जाएगा। हमारा आज का विषय है ASP.NET Core MVC बनाम रेजर पेजेस। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। और आज हमारा मिशन ये है कि तकनीकी शब्दावली में उलझे बिना ये समझा जाए कि कौन सा फ्रेमवर्क किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन है। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि सही फ्रेमवर्क चुनना सिर्फ कोड लिखने का तरीका नहीं बदलता। सही कहा, ये वास्तव में पूरे प्रोजेक्ट की सफलता, टीम की स्पीड और भविष्य के तकनीकी कर्ज को तय करता है। एक गलत चुनाव बाद में एक ऐसा चक्रव्यूह बन सकता है जहां छोटे बदलाव करने में भी हफ्तों लग जाते हैं। तो इस तकनीकी सफर की शुरुआत वेब डेवलपमेंट के उस सबसे प्रमुख खिलाड़ी से करते हैं जिसने इंडस्ट्री पर सालों तक राज किया है, ASP.NET Core MVC। जो कि एक बेहद व्यापक फ्रेमवर्क है। हाँ, और ये मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न पे काम करता है। अगर इसे एक विजुअल तरीके से समझें तो MVC एक बहुत ही बड़े और व्यवस्थित रेस्टोरेंट की तरह काम करता है। अच्छा, रेस्टोरेंट, ये दिलचस्प है। देखिए, इस रेस्टोरेंट में मॉडल वो रसोई है जहां सारा खाना यानी डेटा और बिजनेस लॉजिक तैयार होता है। व्यू वो खूबसूरत प्लेट है जिसमें खाना परोसा जाता है। यानी हमारा यूजर इंटरफेस। एकदम सही। और कंट्रोलर वो मुस्तैद वेटर है जो कस्टमर से ऑर्डर लेता है, यानी इनपुट लेता है, रसोई में जाकर शेफ से बात करता है और सही खाना टेबल तक लाता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेटर खुद खाना नहीं बनाता और शेफ खुद खाना परोसने नहीं जाता। बिल्कुल, दोनों का काम एकदम अलग है। और इसके पीछे के तकनीकी सिद्धांत को हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहते हैं, मतलब काम का स्पष्ट बंटवारा। अब जो लोग सुन रहे हैं वो सोचेंगे कि ये बंटवारा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, क्यों है? जब किसी प्रोजेक्ट पर 20 या 25 डेवलपर्स की टीम काम कर रही होती है, तो ये बंटवारा एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। मान लीजिए एक डेवलपर व्यू में बटन का रंग बदल रहा है, तो उसी समय दूसरा डेवलपर मॉडल में कोई जटिल कैलकुलेशन लिख सकता है। बिल्कुल, दोनों की फाइलें अलग हैं, फोल्डर्स अलग हैं, इसलिए जब वे अपना कोड मिलाते हैं तो उनके कोड एक दूसरे से नहीं टकराते। वेटर और शेफ एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। अरे वाह, ये बड़े सिस्टम्स को संभालने के लिए तो बहुत ही शानदार तरीका है। और सिर्फ यही नहीं, इस रेस्टोरेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ पावरफुल मैकेनिज्म्स भी हैं, जैसे कि राउटिंग। हाँ, राउटिंग का काम बहुत अहम होता है। मतलब अक्सर हम एड्रेस बार में जो URL टाइप करते हैं वो सीधे किसी फाइल का रास्ता नहीं होता। यहाँ राउटिंग एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है ना? एकदम सही कहा। इसके काम करने का तरीका बहुत ही डायनामिक है। जब ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे URL में प्रोडक्ट्स डिटेल्स 5 लिखा हो, तो MVC समझ जाता है कि क्या करना है। हाँ, वो समझता है कि इसे प्रोडक्ट्स नाम के कंट्रोलर के पास भेजना है, डिटेल्स नाम का एक्शन मेथड चलाना है और 5 उस प्रोडक्ट की आईडी है। यह काफी साफ व्यवस्था है। और इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है, फिल्टर्स। अगर कंट्रोलर्स एक्शन मेथड्स चला रहे हैं तो फिल्टर्स क्या करते हैं? फिल्टर्स को आप रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। ये रिक्वेस्ट के कंट्रोलर तक पहुंचने से पहले ही अपना काम कर देते हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। बिल्कुल, अगर कोई सुरक्षित डेटा देखने की रिक्वेस्ट आती है तो एक फिल्टर रास्ते में ही चेक कर लेता है कि क्या ये रिक्वेस्ट एक लॉगिन यूजर की है। अगर नहीं तो वो रिक्वेस्ट को वापस लॉगिन पेज पर भेज देता है। मतलब कंट्रोलर का कोड एकदम साफ रहता है, उसे बार बार सिक्योरिटी चेक नहीं करना पड़ता। हाँ, और जब डेटा अंदर आ जाता है तो वहां मॉडल बाइंडिंग अपना जादू दिखाती है।
मॉडल बाइंडिंग सुनने में ख्वाहिश जादू ही लगता है। इंटरनेट से आने वाले कच्चे टेक्स्ट को सीधे C# कोड में बदल देना, ये काम कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए कोई यूजर एक फॉर्म भर रहा है, नाम, ईमेल, पासवर्ड। जब वो सबमिट दबाता है तो डेटा सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट के रूप में सर्वर तक पहुंचता है। और पुराने समय में तो डेवलपर्स को हर एक फील्ड को मैनुअली पढ़ना पड़ता था। हाँ, लेकिन मॉडल बाइंडिंग इस कच्चे टेक्स्ट को पकड़ती है और अपने आप C# के यूजर ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर देती है। नाम को नेम प्रॉपर्टी में, ईमेल को ईमेल में सेट कर देती है। तो कंट्रोलर को सीधे एक तैयार और सुरक्षित ऑब्जेक्ट मिल जाता है और साथ में वैलिडेशन भी चेक कर लेता है कि डेटा सही फॉर्मेट में है या नहीं। बिल्कुल। और स्कैफोल्डिंग जैसे टूल्स तो बेसिक कोड सेकंडों में जनरेट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर MVC की सबसे बड़ी ताकत इसका लचीलापन और इसकी स्केलेबिलिटी है। हाँ, विशाल एप्लीकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन इसी मजबूती की एक कीमत भी होती है। जिस तरह 5 स्टार रेस्टोरेंट चलाने के लिए बहुत सारे स्टाफ और जगह की जरूरत होती है, वैसे ही MVC में एक साधारण काम के लिए भी कई फाइलों से गुजरना पड़ता है। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। शुरुआत में जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज का उदाहरण दिया था, वो MVC में काफी थकाऊ लग रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा ओवरहेड। तो अगर किसी को 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं बल्कि सिर्फ एक फूड ट्रक खोलना हो जहां सब कुछ एक ही जगह पर और तेजी से हो जाए, तो क्या किया जाए? यही एंट्री होती है रेजर पेजेस की। बिल्कुल। ASP.NET Core 2.0 के समय माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या को पहचाना। ये MVC के 3 परतों वाले आर्किटेक्चर के एकदम उलट एक पेज सेंट्रिक यानी पेज केंद्रित फ्रेमवर्क है। मतलब डेवलपमेंट का केंद्र बिंदु कोई कंट्रोलर नहीं बल्कि खुद वो वेब पेज होता है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा है। हर पेज में मुख्य रूप से 2 फाइलें होती हैं। एक .cs HTML फाइल जिसमें HTML डिजाइन होता है, और ठीक उसके पीछे एक पेज मॉडल फाइल होती है जिसे कोड बिहाइंड कहते हैं, जहां उस पेज का सारा C# लॉजिक लिखा जाता है। सही कहा। इसका मुख्य मकसद उस बॉयलर प्लेट कोड को कम करना है जो हम सिर्फ फ्रेमवर्क के नियमों को पूरा करने के लिए लिखते हैं। लेकिन रुकिए, यहां मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्या है? अभी कुछ देर पहले ही हमने MVC की इस बात के लिए बहुत तारीफ की थी कि वो काम का साफ बंटवारा करता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। हाँ, बिल्कुल की थी। तो अब रेजर पेजेस में व्यू और C# लॉजिक वाली फाइलें एक ही साथ एक ही फोल्डर में चिपकी हुई हैं। क्या HTML और C# को एक साथ मिलाना उस बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? मतलब क्या ये बहुत अव्यवस्थित या मेसी नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और अक्सर कई अनुभवी डेवलपर्स भी यही शंका जाहिर करते हैं कि ये तो MVC के नियमों को तोड़ रहा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके पीछे के मनोविज्ञान में है। जब कोई डेवलपर मान लीजिए यूजर प्रोफाइल पेज पर काम कर रहा है, तो MVC में उसे मॉडल, व्यू और कंट्रोलर के बीच बार-बार नेविगेट करना पड़ता है, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। बिल्कुल। और ये दिमागी तौर पर थकाऊ होता है। रेजर पेजेस इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को खत्म कर देता है। क्योंकि पेज का डिजाइन और उसका लॉजिक एक साथ है, डेवलपर का पूरा ध्यान सिर्फ उस एक फीचर पर होता है। हो, तो ये अव्यवस्थित नहीं है। इसने बंटवारे को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे पूरे एप्लीकेशन के स्तर से हटाकर एक पेज के स्तर पर केंद्रित कर दिया है। एकदम सही पकड़ा। फाइलों का बिखराव कम होने से फोकस बढ़ जाता है। और हाँ, यहाँ कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स भी नहीं होते। हाँ, उनकी जगह यहाँ हैंडलर मेथड्स होते हैं, जैसे ऑन गेट और ऑन पोस्ट। बिल्कुल। अगर कोई पेज खोल रहा है तो ऑन गेट चलता है, फॉर्म सबमिट कर रहा है तो ऑन पोस्ट चलता है। और इसके लिए अलग से कोई जटिल राउटिंग सेट नहीं करनी पड़ती। जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है वही URL बन जाता है। हाँ, एकदम सीधा और सरल। लेकिन अगर रेजर पेजेस को सिंपल बताया जा रहा है तो एक शंका पैदा होती है। टेक की दुनिया में अक्सर लोग सिंपल को कमजोर समझ लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। हाँ, मान लीजिए किसी स्टार्टअप ने अपना ऐप रेजर पेजेस में बनाया क्योंकि वो जल्दी बन रहा था। अचानक वो ऐप वायरल हो जाए, लाखों का ट्रैफिक आ जाए, तो क्या रेजर पेजेस उस स्केल को संभाल पाएगा या सारा कोड फेंक कर वापस MVC में लिखना पड़ेगा? ये एक बहुत ही आम भ्रांति है। देखिए, रेजर पेजेस कोई कमजोर या अलग-थलग फ्रेमवर्क नहीं है। हकीकत ये है कि रेजर पेजेस को MVC के ही बुनियादी ढांचे के ऊपर बनाया गया है। अच्छा।
मतलब इंजन वही है। बिल्कुल, बैकग्राउंड में ये एमवीसी का ही इंजन इस्तेमाल करता है। जो मॉडल बाइंडिंग, वैलिडेशन, सिक्योरिटी एमवीसी में है, वो पूरी तरह से रेजर पेजेस में भी है। अरे वाह। अगर लाखों का ट्रैफिक आता है तो ये बिल्कुल वैसे ही स्केल करेगा जैसे एमवीसी करता है। अंतर सर्वर की क्षमता में नहीं है, बल्कि फाइलों को व्यवस्थित करने के तरीके में है। ये तो सच में बहुत बड़ा भ्रम दूर करने वाली बात है। तो अब जब ये स्पष्ट है कि दोनों शक्तिशाली हैं, तो एक असली प्रोजेक्ट बनाते समय कोई डेवलपमेंट टीम ये फैसला कैसे करती है? तो यहाँ हमें जटिलता और स्पीड के बीच संतुलन देखना होता है। अगर प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही कई यूजर रोल्स, एपीआई इंटीग्रेशंस और विशाल डेटाबेस होने वाला है, तो टीम एमवीसी चुनेगी। क्योंकि एमवीसी में शुरुआती सेटअप में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन बाद में बड़े प्रोजेक्ट को संभालना आसान होता है। सही कहा। और दूसरी तरफ अगर कोई आइडिया तुरंत प्रोटोटाइप करके इन्वेस्टर्स को दिखाना है, तो रेजर पेजेस टीम को वो तेज गति देता है। और मुझे लगता है कि टीम के अनुभव का भी बहुत बड़ा रोल होगा। दोनों का लर्निंग कर्व भी तो अलग है। हाँ, एमवीसी को सीखना थोड़ा कठिन है। नए डेवलपर को डेटा का पूरा फ्लो समझना पड़ता है, जबकि रेजर पेजेस का तरीका पारंपरिक वेब डेवलपमेंट की बहुत करीब है। मतलब शुरुआती लोगों के लिए रेजर पेजेस काफ़ी आसान है। तो अगर इन सब बातों को जोड़ा जाए, तो कोई नई टीम प्रोजेक्ट शुरू करते समय खुद से क्या सवाल पूछे? निर्णय लेने के लिए 4 प्रमुख सवाल हैं। पहला, एप्लीकेशन का साइज और जटिलता क्या है? दूसरा, क्या साफ सुथरी आर्किटेक्चरल व्यवस्था ज्यादा जरूरी है या डेवलपमेंट की तेज रफ्तार? और तीसरा? तीसरा, टीम का वर्तमान अनुभव क्या है? और चौथा, क्या साइट डेटा हैवी है या फिर कंटेंट ड्रिवन और स्टैटिक पेजेस वाली है? इन सवालों के जवाब खुद सही टूल की तरफ इशारा कर देंगे। अब टेक की दुनिया में अक्सर एक और चीज देखी जाती है। जब सामने दो बेहतरीन विकल्प हों, तो लोग एक कृत्रिम युद्ध खड़ा कर देते हैं। हाँ, या तो ये या फिर वो वाली स्थिति। बिल्कुल। लोगों को लगता है एक विकल्प दूसरे को खत्म कर देगा। तो चलिए इस सबसे बड़ी भ्रांति पर बात करते हैं। क्या एमवीसी और रेजर पेजेस को एक ही प्रोजेक्ट में एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। अरे वाह, सच में? हाँ, और यह कोई जुगाड़ नहीं है। चूंकि रेजर पेजेस असल में एमवीसी इंजन पर ही बना है, इसलिए ASP.NET कोर इन दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ काम करने की पूरी आज़ादी देता है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट टीम्स अपने प्रोजेक्ट को बांट सकती हैं। जो हिस्से डेटा हेवी और जटिल हैं, जैसे एडमिन डैशबोर्ड या पेमेंट सिस्टम, वहां एमवीसी का इस्तेमाल किया जाए। और उसी प्रोजेक्ट के जो हिस्से सीधे और सिंपल हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी या ब्लॉग, वहां रेजर पेजेस लगा दें। ये तो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। इसे एक बिल्डिंग के निर्माण से समझ सकते हैं। जहां जटिल मुख्य हॉल खड़ा करना है, वहां कस्टम पिलर्स की जरूरत होती है। ये एमवीसी है। हाँ। लेकिन जहां बस साधारण कमरे बनाने हो, वहां कॉन्ट्रैक्टर रेडीमेड दीवारें लाकर लगा देता है ताकि काम जल्दी हो। ये रेजर पेजेस है। दोनों एक ही मजबूत नींव पर खड़े हैं। ये उदाहरण एकदम सटीक है। इसी से जुड़ा एक सवाल फोरम्स पर बहुत पूछा जाता है। क्या रेजर पेजेस धीरे धीरे एमवीसी की जगह ले रहा है? मैं ऐसा मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। रेजर पेजेस एमवीसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। दोनों एक्टिव रूप से सपोर्टेड है। एंटरप्राइज लेवल कंपनियां आज भी एमवीसी चुनती हैं और आधुनिक प्रोजेक्ट्स में रेजर पेजेस अपनी जगह बना रहा है। एक अंतिम भ्रांति एसईओ को लेकर भी है। क्या इन दोनों में से कोई एक आर्किटेक्चर एसईओ के लिए बेहतर है? तकनीकी तौर पे दोनों ही सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं। मतलब दोनों ब्राउजर को एकदम साफ HTML बनाकर भेजते हैं। इसलिए एसईओ के मामले में दोनों समान रूप से सक्षम है। सर्च इंजन क्रॉलर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटें, तो एक बात साफ है, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे सही जगह लागू किया जाए। बड़े और जटिल आर्किटेक्चर के लिए एमवीसी बेजोड़ है, और तेजी, सादगी और छोटे या पेज केंद्रित एप्लीकेशंस के लिए रेजर पेजेस शानदार है। बिल्कुल। तो जाते जाते जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए, वो क्या है? चूंकि हम जान चुके हैं कि एमवीसी और रेजर पेजेस दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जरा सोचिए, एक हाइब्रिड वेब एप्लीकेशन बनाते समय एक टीम ये कैसे तय करती होगी कि कौन सा हिस्सा एमवीसी पर चलेगा और कौन सा रेजर पेजेस पर? ये सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत दिलचस्प पहलू है ना? इन दोनों के बीच सीमा रेखा खींचने की वह रणनीति क्या होगी?
क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, या फिर इस बात पर कि उस फीचर को भविष्य में कितना बदला जाएगा? एक हाइब्रिड सिस्टम में ये संतुलन बनाए रखना एक कला है। हर डेवलपर को अपने अगले ब्लूप्रिंट पर काम शुरू करने से पहले इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।